योगी सरकार से पूछा जाए कि उसने मौत के आंकड़े क्यों छुपाए। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, अपने राष्ट्राध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना। क्या कोरोना काल में क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं थी उनकी, कुछ नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नाजिम हाशमी। स्वागत है आपका रणनीति में। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी वर्सेस अखिलेश होने वाला है, यानी कि बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से होने वाला है। बदलती राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में हर एक राजनीतिक दल अपने लिए कुछ ना कुछ चुनौतियां देख रहा है और उनको हल करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, और आज हम आपके साथ जुड़े हैं अलीगढ़ से, जो कि अपने आप में एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम मुकाम भी रखता है। और अगर आपका ताल्लुक अलीगढ़ की कोल विधानसभा क्षेत्र से है तो आपने हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर समाजवादी के बड़े बड़े होर्डिंग्स, फ्लैक्स ज़रूर देखे होंगे 22 में मिशन 22 किल, और साथ ही में एक फ़ोटो चस्पा देखा होगा समाजवादी पार्टी के युवा नेता का, मोहम्मद उस्मान खान साहब का। आज हमारे साथ मोहम्मद उस्मान खान साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है उस्मान साहब आपका। बात अगर हम करें उत्तर प्रदेश की आने वाले चुनाव की, तो जहाँ पे सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है, योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना काल के अंदर भी, और अभी भी वो राशन वितरण का काम करना हो या नौकरी प्रदान काम करना हो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो जब ऐसी सब कुछ स्थिति अंडर कंट्रोल है तो फिर आपके पास क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप जनता के पास जाएंगे आने वाले चुनाव में? बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो योगी सरकार से पूछा जाए कि उसने मौत के आंकड़े क्यों छुपाए। मौत के आंकड़ों को छुपाने की क्या वजह थी जो सरकारी आंकड़ों में चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए। और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोई जान नहीं गई, तो शायद आप मीडिया से जुड़े हैं और हम भी मीडिया को देखते रहते हैं, तो मीडिया ने तो खुद ही बताया है कि लोगों की जान ऑक्सीजन से कैसे जा रही है, ऑक्सीजन की कहाँ कहाँ कमी हो रही है। दिल्ली में हुई, हर जगह हुई। क्यों इन लोगों को ऑक्सीजन के प्लांट लगाने पड़ गए फिर, अगर ऑक्सीजन से किसी की कमी नहीं हुई? क्यों बाहर से ऑक्सीजन मंगाना पड़ गया? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी। हमारे लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, मर रहे थे, परेशान थे। ऑक्सीजन यहाँ आप जैसे जानते हैं कि अलीगढ़ में तो ब्लैक में बिक रहा था ऑक्सीजन। छोटा सिलेंडर 40,000 रुपये का, बड़ा सिलेंडर 15,000 रुपये का। हम लोगों ने खुद प्रोवाइड कराए हैं। जब बहुत मुश्किल वक्त था तो हम लोगों ने खुद ब्लैक में ख़रीदे सिलेंडर। कि किस तरीके का हाल बना रखा था इन लोगों ने, और ये अपने आप को सक्सेसफुल बताते हैं। सक्सेसफुल ना योगी की वजह से थे ना मोदी की वजह से थे। सक्सेसफुल हम कोरोना काल में अपने हिंदुस्तान के डॉक्टरों की वजह से हुए, क्योंकि डॉक्टर ना होते तो हम अपने देश को कोरोना से मुक्त नहीं कर पाते। योगी और मोदी तो अपने घर पे थे, वो जिससे भी मिल लेते उसका टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए तब वो मुलाकात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या कोरोना काल में क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं थी उनकी, कुछ नहीं थी। ये तो सब डॉक्टर्स की प्लानिंग थी। डॉक्टर्स ने कैसे किया, और रिसर्च कंपनीज ने वैक्सीन को डेवलप किया। कोई मोदी जी ने अपने घर पर वैक्सीन नहीं बनाई। नहीं, बात आपकी कुछ हद तक ठीक है कि इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, चाहे उनको डॉक्टर्स कहें या हम उनको साइंटिस्ट कहें, या जो और लोग आप जैसे लोग या सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल था और उनको लोगों ने बहुत सराहना भी दी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव की, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती चली जाती हैं। विपक्ष का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है एक राज्य के अंदर। अगर सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है, उसमें विफल होती हुई नज़र आ रही है, तो जनता की आवाज़ उठाने का काम जो है विपक्ष का है। तो अगर हम बात करें, जैसे समाजवादी पार्टी एक विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में थी, क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी ने विपक्ष होने का जो हक था वो अदा कर पाए वो उत्तर प्रदेश में? देखिए कि जैसा आप जानते हैं कि समाजवादी एक क्रांतिकारी पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन किया, हम पिटे, हम जेल गए, हर चीज़ हमने करी। जितना मजबूती से हम निभा सकते थे उतनी मजबूती से निभाया। बट इनका क्या था कि ये विपक्ष को इतना कमज़ोर कर देते हैं, फिर भी हम कमज़ोर नहीं पड़े, क्योंकि इनके अपने एक प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं कि 50 से ज़्यादा की गैदरिंग नहीं हो सकती, इतना नहीं हो सकता, उतना नहीं हो सकता। ये कुछ भी करे अपने चुनाव में। कोरोना काल में बिना मास्क लगाए चुनाव में घूमें, हज़ारों की भीड़ ये इकट्ठी कर लें, और हम 50 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।
प्रदर्शन करने के लिए, ये लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। आपने बंगाल के चुनाव में देखा, चुनाव से पहले कोरोना नहीं था, जैसी सीट डिक्लेयर हुई, ममता जी चीफ मिनिस्टर बनी, फौरन कोरोना काल स्टार्ट हो गया। तो ये किस तरीके का ड्रामा था, ये समझ नहीं आया। खैर, अब इसको अगर हम ऐसे समझना चाहें कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, तो अगर हम अखिलेश यादव जी की बात करें तो उनका सीधा मुकाबला इस वक्त जो है वो बीजेपी से है। और बीजेपी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो फुली ऑर्गेनाइज्ड है, संसाधन बहुत हैं उनके पास में, तो एक बड़ी पार्टी से मुकाबला होने आपका जा रहा है। तो उसके लिए आपको भी आपकी सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी, आपकी जो तैयारियां होना चाहिए वो ही उतनी ज़्यादा होना चाहिए। जनता के बीच में आपने बात कही कार्यकर्ता की, तो ये शिकायतें बड़ी की जा रही थी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी, समाजवादी के और जनता की तरफ से भी, कि जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं वो एक जगह पर मतलब एक पॉइंट पर नहीं है, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ विभाजन है, यानी ग्रुप हैं, यानी सब सेक्टर्स जो हैं उनके वो बने हुए हैं। तो क्या आला कमान और कार्यकर्ता के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से जो कार्यकर्ता हैं उनको एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखने को नहीं मिलती है और अलग अलग ग्रुप में वो बटे हुए नज़र आते हैं? हालांकि हम अगर अलीगढ़ की बात भी करें तो वो भी साफ तौर पर हमें दिखता है। देखिए, ये तो सिर्फ लोग कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने एक एक कार्यकर्ता से मिलते हैं जो उनसे मिलने जाता है। वाहिद एक ऐसे नेता हैं वो उत्तर प्रदेश, और मैं हिंदुस्तान का ही बोलना चाहूँगा, कि जो अपने एक एक कार्यकर्ता से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, बूथ को मजबूत करने की बात करते हैं। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना। हम किसी ग्रुप में नहीं बटे हुए, ऐसा महसूस होता है और लोग करते हैं महसूस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब प्रदर्शन होता है, जब हमें अपनी बात मजबूती से कहनी होती है, तो हम एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। अभी इसी से रिलेटेड मुझे एक वाकया याद आया। अभी हाल ही में अलीगढ़ में एक वाकया हुआ था, ये जो हमारा खैरेश्वर धाम मंदिर वाला, तो सलमान शाहिद जी का उसमें कुछ वाटर कूलर वाला कुछ विवाद रहा था। तो हमने देखा कि जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं उनका जो, जैसे कि अगर एक बीजेपी जैसे पार्टी होती है तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो लोकल नेता हैं वो एक फ्रंट पर एक साथ होते हैं, जहाँ की हम समाजवादी के अंदर वो चीज़ें हम नहीं देख पाते। तो ये मुझे एक एग्जाम्पल लगा। बहुत सारे लोगों ने इसकी शिकायतें भी की कि समाजवादी के अपने शायद आपसी किले हैं, वो क्या है जिसकी वजह से कार्यकर्ता एक हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते। जैसे आपने खैनेश्वर मंदिर का जिक्र किया, अगर हम जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता एक्टिव हुए थे एक वाटर कूलर को लेके, एक वाटर कूलर कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। वाटर कूलर से तो लोगों की प्यास, पानी से प्यास बुझती है, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर हम इस तरफ एक हो जाते तो दोबारा जो चीज़ वो करना चाह रहे थे वो शुरू हो जाती, जो हम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि इस बार हिंदू मुसलमान एक होके लड़ेगा विकास के लिए, ना कि एक दूसरे की काट के लिए। बहुत अच्छी बात है खैर आपकी ये, लेकिन अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के चुनाव को, उसका इतिहास उठा के देखें, तो हमेशा जो एक राजनीति के अंदर एक जो सामुदायिक समीकरण है, चाहे हम उसको हिंदी मुसलमान माने या अगड़ी और पिछड़ी जाति की बात करें, तो मुसलमान जो एक वोट है हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका कहीं ना कहीं झुकाव होता है समाजवादी पार्टी की तरफ। लेकिन इस बार मुसलमान वोटर का एक सवाल ये भी है कि वो पार्टी जो अपने एक बड़े लीडर के साथ बुरे वक्त में खड़ी नहीं हो पाई, आप जानते हैं मैं आजम खान साहब की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो पार्टी अपने मुसलमान कार्यकर्ताओं के लिए या जो उसके वोटर होने वाले हैं, क्या वो उनका ख्याल रख पाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये आप जानते हैं, और अभी तंजीम फातिमा जी का बयान भी आया था, तो मेरे हिसाब से एक बीवी से ज़्यादा उसके शौहर के बारे में कोई नहीं जान सकता। तो उनकी बीवी का ये बयान था कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। तो जब उनकी बीवी का बयान आ गया तो मुझे उनके किसी और लोगों के बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बीवी अपने पति से ज़्यादा किसी को नहीं समझ सकती। और जब बीवी का बयान आ गया तो लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा दूसरों की तरफ से फैलाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ, सरकार की तरफ से। तो हमें इस एजेंडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आज़म खां के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और ज़िंदगी भर रहेंगे। और हमारे बड़े नेता हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं वो, और हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं और हमारे सीनियर हैं वो। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल एमयू के एलुमनाई ने भी उनके लिए मार्च निकाला है, और हम लोगों ने भी साइकिल यात्रा, हर चीज़ कानूनी लड़ाई, हर चीज़ समाजवादी लड़ रही है। ये उनकी बीवी के इंटरव्यू में उन्होंने जवाब दिए हैं। तो फिर इससे आगे की बातें तो साफ हो जाती हैं। ये एक जो हमेशा जो एक तरह से हम एलिगेशन देखते हैं वो ऐसा है कि अब समाजवादी को जो है वो आज़म खां की याद आ रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है।
तो शायद इस वक्त समाजवादी की मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि ये आज़म खां की जो सिचुएशन है वो काफ़ी साल गुजर गए अगर हम बात करें तो, ये आज की बात तो है नहीं। हाँ, अब अगर समाजवादी का हम एक रुख देखें तो एक्टिव मोड, वो अब एक्टिव मोड पर आई है। पहले उनको उनकी कोई चिंता नहीं थी, वो जेल में थे, कानूनी लड़ाई थी, उनका परिवार जो था वो खुद से लड़ रहा था। मतलब एक पार्टी का जो सपोर्ट होना चाहिए, एक बड़े लीडर के तौर पर आज़म खां को देखा गया है समाजवादी में, वो हमें देखने को नहीं मिला आला कमान की तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पहले दिन से आज़म खां साहब के साथ है और रहेगी हमेशा। और जैसा कि आप जानते हैं, अखिलेश यादव जी का बयान भी है कि जिस दिन आज़म खां साहब छूट के आएंगे उनको पूरी आज़ादी दी जाएगी जब हमारी सरकार आने पे, कि वो जो चाहे वो बेहतर कर सकते हैं। आज उनके साथ गलत हुआ है तो गलत तो किसी के साथ नहीं करेंगे हम, लेकिन हाँ, गड़े मुर्दे अगर किसी ने उखाड़े हैं तो गलत काम तो और लोग भी करते हैं, तो वक्त आने पे उसका जवाब दिया जाएगा। जी खैर, मैंने भी अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू देखे, और जिस टाइम पे वो नए नए मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बोला कि ये जो है बदले की राजनीति नहीं है, बदलाव की राजनीति है। तो और दूसरी बात, अगर हम अब स्पेसिफिकली बात करें अखिलेश यादव जी की, तो वो खुद भी युवा हैं और युवा लीडरशिप को प्रमोट भी करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप भी अगर कहें तो एक युवा चेहरा है समाजवादी पार्टी का। तो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली अलीगढ़ की या हमारी जो कोल विधानसभा क्षेत्र है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जो उस्मान खां हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव जो हैं कोल से लड़ने वाले हैं? देखिए, काफ़ी लोगों ने दावेदारी करी है, और जिस पार्टी में किसी सीट पे ज़्यादा दावेदार होते हैं तो यानी कि उस पार्टी की सरकार आ रही होती है। तो निश्चित ही हमारी पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि इतने लोग टिकट मांग रहे हैं। और मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में देखता हूँ, मैं टिकट मांगने के रूप में नहीं देखता। मैं अपने पार्टी का प्रचार पूरी ज़ोर शोर के साथ कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और टिकट हम समाजवादियों में से जिसको मिलेगी उसके साथ हम सब एक हाथ पकड़ के खड़े होंगे। अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन चलते चलते एक क्वेश्चन और मैं जो पूछना चाह रहा हूं कि जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, ख़ासतौर से जब मुस्लिम राजनीति की बात करते हैं, तो आजकल एक चेहरा जो है जिनको हम असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, उनको झुटला नहीं सकते। उनका जो राजनीति के समीकरण को जो फेरबदल है उसको झुटला नहीं सकते। उन्होंने अभी हाल ही में बिहार में चुनाव लड़ा, फिर वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ा। अगर हम अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उनकी तरफ से घोषणा भी हो गई है कि भाई वो संकल्प मोर्चा के साथ 100 सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, उनकी साझेदारी के साथ। तो मुस्लिम जो हमारा वोटर है, कहीं ना क्या उसके पास एक ऐसा स्पेस है कि वो जो समाजवादी का एक कोर वोटर होता था मुस्लिम, कभी कहीं ना कहीं वो एक जो असदुद्दीन ओवैसी है उनके चेहरे पर, उनकी राजनीति से, उनके जो वादे हैं, उनकी जो बातें हैं, कहीं उनसे आकर्षित होकर उनकी तरफ क्या समाजवादी का जो वोट बैंक है क्या वो कटता हुआ नज़र आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जो हुआ वो हुआ। बिहार में इनकी वजह से जो होना था वो नहीं हो पाया। लेकिन बंगाल में आपने देखा कि लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ज़मानतें जब्त हुई। तो इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लड़ना है तो वो 403 सीटों पे लड़े, वो 100 मुस्लिम बहुमूल्य सीटों पे ना लड़े। लड़ना है तो पूरी 403 सीटों पे, हर क्षेत्र में, हर ज़िले में, हर सीट पे लड़ना चाहिए उन्हें, अगर वो लड़ना चाहते हैं तो। हालांकि उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि हम जो है इतनी सीटों पे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो छोटा दल है, बड़ा दल नहीं है। और अगर हम उनकी बात करें तो, और हम बोला कि मुझे पूरी आज़ादी है, जैसे बाकी राजनीतिक दलों को आज़ादी है, मुझे भी आज़ादी है। मैं जिस सीट पर चाहूँ, जितनी सीट पर चाहूँ उस प्रदेश में लड़ सकता हूँ, और वहाँ उनका कानूनी हक भी है। उस मसले में हम नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रदेश को देखें, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, तो जो अखिलेश यादव जी हैं उनका, जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि डायरेक्ट मुकाबला जो है वो बीजेपी सरकार से, और अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं डायरेक्ट घोषणा भी कर दी कि इस बार हम किसी बड़े जो दल है उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो जो छोटे दल हैं, चाहे वो अजीत चौधरी जी हों, उनके साथ में वो जुड़े भी हैं और उन्होंने उसका ऐलान भी करा है। तो क्या ये समीकरण दोबारा से बदल सकते हैं? क्या जो कांग्रेस की पुरानी दोस्ती थी, क्या वापस से दोबारा रंग ला सकती है? अब उसकी कोई गुंजाइश बची नहीं है। देखिए, ये जो फैसला होगा ये आला कमान का होगा कि उसको किसी राजनीतिक दल के साथ जाना है या नहीं जाना है। आज तक की डेट में तो हम किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, हम छोटे दलों के साथ हैं। और आरएलडी से हमारा गठबंधन पहले भी था और आज भी है मेन तौर पर। और समाजवादी की जो टक्कर है जो बीजेपी से है वो विकास पर है। हमारा विकास ज़मीन पर है, हमारा विकास कागज़ों पे नहीं है और हवा में नहीं है। तो हम तो ज़मीनी बात करते हैं और ज़मीनी मुद्दों को पकड़ते हैं। आजकल आप देखेंगे युवा और बेरोज़गार टहल रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल पूरी तरीके से तहस नहस है। वो तो कोरोना आ गया तो थोड़ा बहुत सही इन्होंने कर दिया, नहीं तो कोरोना नहीं होता तो ये ऐसे ही चला जाता। आप देखेंगे अलीगढ़ के
तमाम कोल विधानसभा के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें कीचड़ आई हुई है, उसमें बच्चे तो पढ़ नहीं रहे क्योंकि इस टाइम स्कूल बंद है, लेकिन उन स्कूल की साफ़ सफाई तक नहीं है। अभी बारिश हो के चूँकि आधे घंटे पहले तो आप देखेंगे जल भराव की समस्याएं हैं, तो कहाँ विकास है? कहीं विकास नहीं। जब ये सवाल हम सरकार से पूछते हैं तो उनका जो इस पर तर्क आता है वो कहता है कि इससे पहले जो सरकारें थीं वो भी सत्ता में रहीं और हमसे ज़्यादा सत्ता में रहीं। तो आज वो ये कहते हैं कि विकास उन्होंने नहीं किया, तो उन्होंने भी कौन सा विकास किया? क्योंकि हेल्थ केयर, कोई स्ट्रक्चर, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, ये ओवरनाइट डेवलप नहीं किया जा सकता कि भाई मैं आज सत्ता में आया और मैंने डेवलप कर दिया। तो पुरानी सरकारों ने भी बहुत कुछ नहीं किया है, तो वो हम पर जो एक छीटाकशी करते हैं तो वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार समझें। तो समाजवादी के लिए आने वाले चुनाव में क्या बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उनके बीच जाएगी और उनके बीच कहेगी जो बड़े मुद्दे हैं हम इसको आगे सॉल्व करेंगे? जैसे पिछली बार आपको याद होगा समाजवादी ने कहा था कि भाई हम 18% रिजर्वेशन रखेंगे मुस्लिम्स के लिए। तो क्या ऐसे कोई बड़े वादे हैं इस बार समाजवादी के पिटारे में, या फिर सब कुछ वही है जो कि एक बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर चल रही है कि भाई एक तरह से समुदाय को बस आपस में भिड़ा कर रहो या जो समुदाय हैं उनको अलग अलग थलग रखो और इस पर अपनी राजनीति चलाओ? जैसा कि आप जानते हैं पिछले महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली हर एक आम आदमी को, पैसे वाले को, गरीब को मुफ्त दिया जाएगा। 1 करोड़ महिलाओं को समाजवादी पेंशन 1500 रुपये, जो पहले 500 रुपये मिलती थी अब वो 1500 रुपये दी जाएगी। 4.5 लाख पुलिस की भर्तियां मेरिट बेसिस पे की जाएंगी और युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एट 9।